हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड में क्लास 9th में एलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स। एलजेब्रा में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 9th में सीबीएसई बोर्ड में। पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स से। कुल एलजेब्रा में नियर अबाउट 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पॉलिनोमियल से भी आते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स में किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पॉलिनोमियल्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, किन चीजों को हम अच्छी तरीके से ध्यान रखें तो हम पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को बहुत ही इजिली और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशंस क्या होता है और उसके हर एक छोटी छोटी बातों को समझते हैं। फिर हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। डिफिनेशंस आप देखें, लिखा हुआ है ए पॉलिनोमियल्स कैन हैव कांस्टेंट, वेरिएबल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, and polynomials may be one term or more than one term in the form of algebraic expressions. Means polynomials में क्या क्या होता है। polynomials में आपको कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, साइन ऑपरेशंस होते हैं। साइन ऑपरेशंस मीन्स आपका होता है सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन्स और आपके एडिशन। और इसमें वन टर्म भी हो सकता है, मोर देन वन टर्म भी हो सकता है। मतलब मीन्स एक टर्म भी रहेगा तो भी वो पॉलिनोमियल्स हो सकता है, और वन टर्म से ज्यादा है तब भी वो आपका पॉलिनोमियल्स हो सकता है। इसको आगे हम पढ़ेंगे कि वन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, उससे ज्यादा टर्म्स होते हैं तो क्या बोलेंगे। पहले आप इस एक एक चीज को पहले आप समझें कि ये इसमें जो जो चीजें होती हैं उसका क्या मतलब होता है। जैसे आप देखिए, पहला चीज आ रहा है कांस्टेंट, दूसरा है वेरिएबल, तीसरा चीज है टर्म और चौथा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले आप इनकी मीनिंग समझें कि इसका क्या मतलब होता है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल को पहले हम समझते हैं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इसको आप जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू न चेंज हो और वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो। जनरली अलजेब्रा में जितने भी न्यूमेरिक नंबर्स या अर्थमेटिक नंबर्स होते हैं वे कांस्टेंट कहे जाते हैं, और जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जितने भी अल्फाबेट्स हैं यदि अलजेब्रा में कहीं भी यूज हो रहे हैं तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और जितने भी कांस्टेंट और न्यूमेरिक नंबर्स हैं 1 2 3 4, इसमें पाई भी आ सकता है। पाई जिसकी वैल्यू होती है 22/7 हो सकता है पीछे क्लासेस में आप पढ़े हो, नहीं पढ़े होंगे तो आगे आप पढ़ेंगे मेंसुरेशन में इसको। 22/7 जिसकी वैल्यू होती है 3.14। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो कांस्टेंट में आती हैं, जिसका कि किसी भी क्वेश्चंस में वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप किसी भी क्वेश्चंस में कांस्टेंट की वैल्यू आप पुट करेंगे, उसकी वैल्यू सेम टू सेम वही रहेगी, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चंस में चेंज होगा। इसको आप एक छोटे से क्वेश्चन से आपको मैं समझा सकता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। या जो भी मैंने बोला कि जितने भी न्यूमेरिक और अर्थमेटिक नंबर्स होते हैं वे कांस्टेंट होते हैं, और जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड वे वेरिएबल्स होते हैं। इसका क्या सेंस है, इसका क्या मतलब है, आइए इसको एक छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन है कि फाइंड, क्वेश्चंस एक आ गया, मान लीजिए कि फाइंड द सर्कमफरेंस of circle for given radius
फर्स्ट है 5 सेंटीमीटर, सेकेंड है 10 सेंटीमीटर। मीन्स एक रेडियस है, जैसे कि हमको एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरी सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। सपोज दैट ये क्वेश्चंस मैं सिर्फ आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि आप समझ सकें कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल का अलजेब्रा में क्या मीन्स होता है, क्या मतलब होता है। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2 पाई r। यहां पे ध्यान दें आप, C और R ये अल्फाबेट्स हैं। वैसे तो C इक्वल टू सर्कमफ्रेंस और R इक्वल टू रेडियस होता है, जिसको कि आप हिंदी में परिधि बोलते हैं, R मतलब त्रिज्या बोलते हैं। और यहां पे 2 पाई जो है वो न्यूमेरिक नंबर है। तो जैसा कि अभी कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था, उसके हिसाब से 2 पाई यहां पे कांस्टेंट हुआ, C और R यहां पे आपका वेरिएबल हुआ। तो अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट एंड वेरिएबल का भी मैं जो डिफिनेशंस आपको बता रहा था, उसके अनुसार हमारी C और R की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, लेकिन 2 पाई की वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में 2 पाई की वैल्यू नहीं चेंज होगी, 2 पाई की वैल्यू सेम टू सेम वही रहेगी, C और R की वैल्यू चेंज होगी। तो जैसे C 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 220/7 सेंटीमीटर ये हो गया। यहां पे आप देखें सर्किल 5 सेंटीमीटर है और C की वैल्यू जो है वो आपकी 22/7 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये तो आपके मींस जो पहली सर्किल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसका सर्कमफ्रेंस की वैल्यू ये हुई। अब हम दूसरी सर्किल जिसका की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसके सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या होगी, C इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई r। यहां पे 2 पाई की वैल्यू वही रहेगी, सेम टू सेम, वो चेंज नहीं होगी, लेकिन r की वैल्यू यहां पे 10 सेंटीमीटर हो गई। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी 440/7 सेंटीमीटर, इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका डिवाइड करके। मीन्स अभी डिवाइड करके उसका सिंप्लीफाई करना, हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप कांस्टेंट एंड वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो आप ये ध्यान दें कि देखें यहां पे C की वैल्यू इस क्वेश्चन में चेंज हो गई, यहां पे C की वैल्यू चेंज हो गई, यहां पे भी R की वैल्यू चेंज हो गई, यहां पे भी R की वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन 2 पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में भी सेम है, इस क्वेश्चन में भी सेम है। इट मीन्स दैट जो मैंने अभी आपको डिफिनेशंस बताया कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो डिफिनेशंस है कि जितने भी न्यूमेरिक और अर्थमेटिक नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट बोले जाते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन वेरिएबल जो होते हैं वो सभी अल्फाबेट्स नंबर होते हैं, उनकी वैल्यू हर क्वेश्चंस में अलग अलग होती है, उनकी वैल्यू चेंज होती है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है आपको, टर्म। आप समझिए कि टर्म क्या होता है। टर्म में कांस्टेंट, वेरिएबल प्लस मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स, ये चीजें इंक्लूड होती हैं। कहने का क्या मतलब है कि टर्म्स में कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, मल्टीप्लिकेशंस हो सकता है, डिविजन्स हो सकता है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शंस फ्रैक्शन फॉर्म में तो हो सकते हैं, लेकिन सिंपली फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। आइए मतलब हमारे कहने क्या मतलब मैं आपको अभी समझा रहा हूं। जैसे देखें आप, ये 4y² जो है ये एक टर्म है, ठीक है। इसी तरह से 3y² 5z ये भी एक टर्म है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, 4y² का मतलब कि 4 और y के बीच में ये आपका मल्टीप्लिकेशंस का मतलब लिखा नहीं होता है, दिखाया नहीं जाता है, लेकिन ये इसका सेंस यही होता है कि y² में 4 का मल्टीप्लाई है, तो 4 और y² के बीच में मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन साइन यूज किया गया है। उसी प्रकार सेकेंड टर्म में आपका डिवीजन यूज किया गया है, और इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, डिवीजन का साइन भी है। एक चीज अब हम आगे समझते हैं कि ऐसे
यदि कोई लिखा हुआ है तो ये भी आपका एक टर्म माना जाएगा। अभी आपके दिमाग में एक बात ये आ सकती है, अभी तो मैंने कहा कि टर्म में डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होता है, तो फिर ये मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्यों यूज कर रहा हूं, इसको टर्म्स फिर कैसे कहा जाएगा। तो इसको आप ऐसे समझें कि कोई भी हमारा टर्म फ्रैक्शन फॉर्म में है और न्यूमरेटर में 1 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में यदि प्लस माइनस लिखा हुआ है तो उसको हम एक टर्म ही बोलेंगे। उसमें प्लस माइनस यदि लिखा है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर फॉर्म में यदि प्लस माइनस यूज हुआ है तो वो आपका एक टर्म ही बोला जाएगा, वो दो टर्म नहीं बोला जाएगा। उसमें प्लस माइनस यदि यूज हुआ है तो भी उसको माना जाएगा कि वो एक टर्म है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x-4 एसेट्रा। आगे जितना भी आप इस तरह के टर्म्स आएंगे वो आपके एक टर्म माने जाएंगे, और इस तरीके इस फॉर्म में भी यदि कोई आपका लिखा हुआ है तो वो भी आपका एक टर्म होता है। तो आपका टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कांस्टेंट एंड वेरिएबल आपका क्लियर हो गया कि हम टर्म किसको कहते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल किसको कहते हैं। इसको फिर अगेन मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि टर्म में मल्टीप्लिकेशंस होता है, डिविजन्स होता है, और फ्रैक्शन फॉर्म में एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शंस यूज हो सकता है या हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि ये 4y² और प्लस 3y² प्लस 5z लिखा है तो यह एक टर्म नहीं होगा, ये दो टर्म हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझें कि फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर 4y² प्लस 5z और प्लस 3y² प्लस 5z। समझ रहे हैं? यदि आप न्यूमरेटर में यदि प्लस माइनस यूज हुआ रहेगा तो वो हमारा फिर वन टर्म नहीं होगा, फिर वो दो टर्म हो जाएगा। यदि डिनोमिनेटर में प्लस माइनस सिंबल यूज हुआ है तो वो वन टर्म रहेगा, लेकिन यदि न्यूमरेटर में प्लस माइनस यूज हुआ है तो आपके दो टर्म हो जाएंगे। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन हम ऐसे लिखेंगे जो कि ये दो टर्म को इंडिकेट कर रहा है। ओके, आइए जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब आइए देखते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वन टर्म भी हो सकता है, मोर देन वन टर्म भी हो सकता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वन टर्म हो सकता है, मोर देन वन टर्म हो सकता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन इसमें इंक्लूड होता है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे ये इस फॉर्म में कोई चीज लिखी हुई है 4x² प्लस 5z² प्लस 20y², ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माना जाएगा। इसमें तीन टर्म है, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म। यदि कोई चीज ऐसे भी लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 4yz(x² करके लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि ये आपका जो है ओके ये आपका फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया। इसी तरीके से सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपका जैसे आप लिख सकते हैं 5y² प्लस 3y² अपॉन z² माइनस 4x, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोला जाएगा। 4x² प्लस y², ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वन टर्म नहीं होता है, वन टर्म को भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोला जा सकता है। जैसे 4xy² अपॉन z कोई फॉर्म है तो इसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं या बोलते हैं। तो आप ये देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जनरली क्या होता है, वन टर्म्स होता है, वन टर्म से ज्यादा भी टर्म्स होते हैं, और इसमें आपके कांस्टेंट, वेरिएबल, प्लस और एडिशन साइन यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, आपका कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है
वो मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की मैंने आपको कोशिश किया कि इसको आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि जनरली हम किसको क्या चीज बोलते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि पॉलिनोमियल्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वैसे तो 2-3 टाइप्स के या 3-4 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन जो उसमें होता है वो यही होता है कि आपको बताने होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दिए जाते हैं, बताना होता है कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं और उसमें किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होता है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो देखें आप यहाँ पे लिखा है, जो पहला क्वेश्चन आपको क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स में आता है वो ये आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि आप ये बताइए कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या जरूरी होता है, क्या केस होता है कि किसको हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल्स होने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होने के लिए जरूरी होता है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उसमें जितने भी टर्म हैं, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें जितने भी टर्म हैं उन टर्म में जो वेरिएबल है, उन टर्म में जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। ये फर्स्ट केस होता है पॉलिनोमियल्स होने के लिए। मींस यदि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिया हुआ है उसमें जितने टर्म हैं उन टर्म में जो हमारे वेरिएबल्स हैं यदि उसके एक्सपोनेंट यदि निगेटिव हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इसको हम एक एक क्वेश्चंस में समझाते चल रहे हैं। और स्टूडेंट्स एक चीज आपको और बताना था कि चाहे बोर्ड आपका कोई भी हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, ऐसे में जो क्वेश्चंस बता रहा हूं तीनों बोर्ड के लिए सेम इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। आर.एस. अग्रवाल की बुक फॉर मैथ्स के लिए बेस्ट बुक है। आर.एस. अग्रवाल की बुक यदि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको फॉलो करने की कोशिश करें। आर.एस. अग्रवाल की बुक में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी तरीके से दिए गए हैं और आपको आर.एस. अग्रवाल फॉलो करना चाहिए। आर.एस. अग्रवाल की बुक मैथ्स के लिए बहुत ही बेटर बुक है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं जिसको कि मैं अपनी बातों को समझाना चाह रहा हूं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल से भी मैं आपको समझा रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से भी हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश करें कि पॉलिनोमियल्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का क्या होता है और मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x। अब आपको ये बताने की पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो पहले आप समझें कि इसमें कितने टर्म हैं। इसमें 2 टर्म है। मैंने बोला था ना, ये देखें, ये आपके 2 टर्म है। इसमें x अलग टर्म है, 1/x अलग टर्म है। तो मैंने बोला कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इसके जो वेरिएबल्स हैं, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया। इसके वेरिएबल्स कौन कौन है, x, ये x। इसके एक्सपोनेंट पॉजिटिव होने चाहिए। ओके, तो इसका एक्सपोनेंट यदि कुछ लिखा नहीं है तो हम 1 मानेंगे, इसका एक्सपोनेंट भी यदि कुछ लिखा नहीं है तो इसको 1 मानेंगे। लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा ये, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में यदि कोई टर्म फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है तो उसको पहले सिंप्लीफाई करके नॉर्मल फॉर्म में पहले ले आएंगे, मींस उसका फ्रैक्शन खत्म करेंगे हम, तब हम डिसाइड करेंगे कि उसका एक्सपोनेंट निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो यहां पे अब इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस, अब इसका फ्रैक्शन फॉर्म हम खत्म करेंगे तो यहां पे हो जाएगा x पावर -1। यहां पे जब मैंने 1/x का फ्रैक्शन फॉर्म जब खत्म किया तो ये आपका हो गया x पावर -1। मींस जो दिया गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस था उसके जो 2 टर्म थे उसमें से एक टर्म का एक्सपोनेंट निगेटिव हो गया। इसका मतलब कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं है। ओके, आइए आगे क्वेश्चंस को समझते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये है 1/x + 2। अब देखिए, मैंने आपको जब टर्म का मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो मैंने बोला था कि न्यूमरेटर में यदि 1 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में
इस तरीके से इस फॉर्म में यदि लिखे हुए हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों ऐड किए हुए हैं तो इसको हम वन टर्म बोलते हैं। मींस किसी भी फ्रैक्शन में यदि डिनोमिनेटर में प्लस माइनस लिखा हुआ है और न्यूमरेटर में केवल एक नंबर्स या वर्ड्स हैं तो उस कंडीशन में इसको वन टर्म बोला जाएगा। तो यदि वन टर्म है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x + 2 ब्रैकेट में कर देंगे, इसका कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है तो इसका एक्सपोनेंट हम 1 मानेंगे और जब इसका फ्रैक्शन फॉर्म खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 - 1। मीन्स ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं, फिर मैं अपनी बातों को रिपीट करूंगा कि पॉलिनोमियल्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। आप इसको समझें, y² + √2y - √5। अब आप इसको देखें, इसमें 3 टर्म है, y², √2y, √5। हमको ये चेक करना है कि जो इसके वेरिएबल्स हैं उसके एक्सपोनेंट पॉजिटिव है कि नहीं है। इसमें वेरिएबल्स कौन कौन है? वेरिएबल्स यहां पे हैं, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है और आपका ये भी कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन कौन है? ये है और ये है। दोनों का एक्सपोनेंट पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव है। इसका एक्सपोनेंट 2 है, पॉजिटिव है। इसका एक्सपोनेंट यदि कुछ नहीं लिखा है तो इसको 1 मान लेंगे, मींस ये भी पॉजिटिव है। तो इट मींस दैट ये पॉलिनोमियल्स है। आपको पॉलिनोमियल्स के लिए केवल वेरिएबल के एक्सपोनेंट को ही देखना है, वेरिएबल के एक्सपोनेंट से ही आपको पता चलेगा कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। आइए आगे और भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम और समझना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल्स में और क्या क्या केसेस आते हैं जिसको कि आप समझ लें तो आपको फिर आगे क्वेश्चंस करने में काफी आसानी रहेगी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हैं √x - 3, ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, इसको आप कैसे जानेंगे? √x - 3 पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो अब ये √x - 3 आ गया यहां पे, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, कौन कौन? एक √x है, एक -3 है, एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है। वेरिएबल जो लिखा है वो रूट में लिखा हुआ है। अभी अभी मैंने आपको बोला था कि पॉलिनोमियल्स होने के लिए वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आप पीछे के क्लासेस में पढ़े होंगे रूट और क्यूब रूट, क्लास 8 में और क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई नंबर रूट में यदि ऐसे लिखा होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स ये √x = हम लिख सकते हैं x⁻1/2। तो ये आपका इसकी वैल्यू हो गई x1/2 - 3, मीन्स इसका जो वेरिएबल्स है इसका एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल्स, क्योंकि पॉलिनोमियल्स होने के लिए वेरिएबल का एक्सपोनेंट फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से नीचे वाला क्वेश्चन आप देखें, 5th है 3√y - 5। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जिस तरह से हमें रूट में कोई वेरिएबल्स होता है तो उसको हम x1/2 लिख सकते हैं, उसी तरीके से क्यूब रूट में जो होता है यदि कोई वेरिएबल्स जो है आपका रूट में है तो उसको आप y⁻1/3 लिख सकते हैं। ये पीछे के क्लासेस में आप पढ़े होंगे। यदि किसी को कंफ्यूजन होगा तो कमेंट्स में हमको बता सकता है, तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा कि इसको कैसे और क्यों लिखा जाता है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y1 एक्सपोनेंट में हो जाएगा 1 - 3 - 5। यहां पे भी देखिए 2 टर्म्स थे, 3√y - 5, जिसमें ये आपका वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। यहां पे वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, इसलिए पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। और अब आप थर्ड क्वेश्चंस देखें। थर्ड क्वेश्चंस में लिखा है कि 1 - √5x, ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है।
स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आप इस क्वेश्चंस में देखें, इस क्वेश्चंस में आपके दो टर्म हैं। एक टर्म है 3√y-5, लेकिन ये रूट जो है वो सिर्फ वेरिएबल पे है। ये रूट का जो सिंबल बना हुआ है ये सिर्फ वेरिएबल पे है, लेकिन इस क्वेश्चंस में ये रूट का जो सिंबल है वो आपका वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के लिए है। ओके, इस क्वेश्चंस में ये आपका जो रूट का जो सिंबल है वो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के लिए है। तो ऐसे केस में हम कैसे क्लियर करेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है? तो ऐसे केस में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे करेंगे, 1 माइनस ऐसे ही लिखेंगे। ये जो आपका कांस्टेंट है उसको रूट में ही हम रहने देंगे, मींस वो रूट में ही ऐसे रहेगा, लेकिन जो आपका वेरिएबल्स है उसको हम ऐसे लिख देंगे। जैसा कि ऊपर के क्वेश्चंस में आपने देखा कि ये √x था तो उसको हम ऐसे लिखें। इसको लिखा जा सकता है ऐसे, यदि कोई वेरिएबल्स रूट में है तो उसको x और एक्सपोनेंट में 1/2 हम लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चंस में आपका 1 माइनस √5, और तो √5 जो है √5 में ही छोड़ दिए, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल्स जो हमको प्रूफ करना है या पॉलिनोमियल्स जो हमको बताना है कि वो है कि नहीं है, वो हमको कांस्टेंट से नहीं क्लियर करना है, वो हमको वेरिएबल से क्लियर करना है। तो हमें एक्सपोनेंट जो है कि उसका पॉजिटिव ना हो जाए, उसका एक्सपोनेंट निगेटिव ना हो जाए, ये जानने के लिए हमको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हम केवल वेरिएबल पे फोकस करेंगे ना कि कांस्टेंट पे फोकस करेंगे। तो कांस्टेंट को हम ऑलरेडी ऐसे ही लिख देंगे और फिर हम वेरिएबल को इस फॉर्म में लिखेंगे, x एक्सपोनेंट के जगह पे 1/2 आ जाएगा। तो यहां पे आप देखें इस दो टर्म में आपके इस पूरे, जैसे कि इसमें दो टर्म है, ये एक टर्म है और ये पूरा आपका एक टर्म माना जाएगा। भले ही हम यहाँ पे कांस्टेंट का रूट नहीं हटाएंगे, लेकिन वो इसके साथ है तो मल्टीप्लाई है तो ये एक टर्म ही होगा। लेकिन यहाँ पे इस टर्म में जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। और आगे भी क्वेश्चंस हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कि पॉलिनोमियल्स के और क्या क्या केसेस होते हैं। आइए देखते हैं। अब देखें आप, ये आपका 6 क्वेश्चंस है। x-1 x-4 अपॉन x, ये आपको बताना है कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स हमें बताने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो चीज दिया है पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें इसका कैसे मल्टीप्लाई होता है आप पीछे के क्लासेस में पढ़े होंगे। x-1 में x-4 का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो वैसे अर्थमेटिक्स के मल्टीप्लाई में आप हमेशा जो है कि राइट साइड से मल्टीप्लाई करते थे और अलजेब्रा में आपको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना होता है। तो x² मल्टीप्लाई होगा, ये x² हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई -1 में हो जाएगा तो -x होगा। उसी तरीके से फिर -4 का मल्टीप्लाई आप x में करेंगे तो -4x होगा, जो कि यहाँ x के नीचे लिखेंगे -4x। और -1 का मल्टीप्लाई -4 का मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तो ये +4 होगा। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा x² -5x +4। तो अब आइए इसको हम इसके जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, x² -5x +4 अपॉन x। इसका सिंप्लीफाई क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² अपॉन x, मीन्स ये x पहले x² के साथ लिखा जाएगा, फिर ये माइनस बीच में आ जाएगा, फिर 5x अपॉन x हो जाएगा +4 अपॉन x होगा ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान दें, इस x से 1x कट हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे आपका पावर 1 है और न्यूमरेटर में 4 है, तो ये जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसका फ्रैक्शन फॉर्म खत्म करना है, क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं जो भी फ्रैक्शन फॉर्म है उसका फ्रैक्शन फॉर्म हमको खत्म करना है पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4, और जब ये x जो है ऊपर जब आएगा तो इसका जो भी एक्सपोनेंट होगा, ये ध्यान दीजिए कि फ्रैक्शन फॉर्म जब आप खत्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में यदि कोई हमारा जो है कि वेरिएबल्स है और उसका जो भी एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू जब न्यूमरेटर में जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी। इसको आप दिमाग में रखे रहिए, ध्यान दिए रहिए। आप निगेटिव क्या मतलब, मींस उसका साइन चेंज हो जाएगा, यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी। तो निकलेगा 4x पावर -1 मींस जब हमने इस चीज को सिंप्लीफाई किया तो हमारी वैल्यू ये आई, x -5 + 4x पावर -1, यानी कि इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म में 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल्स यहाँ है, एक वेरिएबल्स यहाँ है। हमको कांस्टेंट से नहीं मतलब है पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए, केवल हमको वेरिएबल से मतलब है। तो 2 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है कि निगेटिव हो गया, इसका मतलब ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि यदि दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से किसी भी टर्म के वेरिएबल का एक्सपोनेंट निगेटिव या फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, x + 3/x + 4 ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको पहले डिवीजन करेंगे हम, x + 3 में x + 4 का डिवीजन करेंगे। तो x + 3 में जब x + 4 का डिवीजन करेंगे, आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x + 4। आप जानते हैं जब डिवीजन करते हैं तो ऊपर वाले टर्म से नीचे वाले टर्म को माइनस किया जाता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और वेरिएबल्स या नंबर्स सेम हो, उनका साइन अलग अलग हो या उनका साइन अपोजिट हो तो कैंसिल हो जाते हैं। तो x, ये पीछे क्लासेस में आप पढ़े होंगे कि मतलब यदि वेरिएबल्स सेम है और उसके साइन अपोजिट है तो कैंसिल हो जाता है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका -4, मतलब ये अब यहाँ 4 का साइन प्लस नहीं देखा जाएगा, 4 का साइन माइनस देखा जाएगा। ये आप समझ जाइए कि जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो जो नीचे वाला टर्म होता है या ये जो नीचे के जो लिखे गए होते हैं टर्म के जो भी वैल्यू लिखी गई होती है, इसकी साइन चेंज की जाती है। तो जैसे यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, प्लस है, तो इसका साइन हम माइनस मान लेंगे। यहाँ पे प्लस साइन है तो इसका अपोजिट साइन माइनस लिख देते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने जब माइनस कर दिया तो ऊपर +x है, नीचे -x हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। क्योंकि सेम जो है कि वेरिएबल्स है और जो है कि इन सबों का साइन अपोजिट है, तो इसलिए आपका कट हो जाएगा ये। और उसी तरीके से यहाँ पे -4 और +3 है, तो -4 और -3 है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि 4 में से 3 को तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 1, और साइन जो हम लगाएंगे उस नंबर का लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। जैसे -4 बड़ा है तो इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे -1 हो गया। इसको आप और क्या सिंप्लीफाई लिख सकते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया कोसेंट रिमाइंडर और ये हो जाएगा आपका डिवाइजर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम हमेशा बीच में लिखते हैं, आपने डिवीजन में पढ़ा होगा, और जो रिमाइंडर होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, मींस -1, और इसको आप नीचे लिख देते हैं x + 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका माइनस बीच में एकदम आ जाएगा, 1 - 1/x + 4। इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/x + 4। तो अब इसमें 2 आपके टर्म हो गए, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 एक्सपोनेंट है, 1 - x + 4 पावर -1। ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, इसको बताना है कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो इसको पॉलिनोमियल्स बताने के लिए सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए √x पहले दोनों टर्म के साथ, जैसे यहाँ पे ये 2 टर्म आपके जो
न्यूमरेटर में यदि प्लस माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो दो टर्म होगा। तो इसको आप पहले अलग अलग लिखेंगे, जैसे 6 रूट एक्स अपॉन ये रूट एक्स हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे x 3/2 अपॉन ये रूट एक्स हो जाएगा। यहाँ पे रूट एक्स सेम है, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम फिर लिख सकते हैं 6 प्लस एक्स 3/2 और रूट एक्स के जगह पे x 1/2 लिख सकते हैं। जब भी अभी पहले क्वेश्चंस में आपको मैंने समझाया कि रूट एक्स को आप x 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको आप 6 प्लस x 3/2 है, अब ये x 1/2 है और डिनोमिनेटर में जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x पावर -1/2, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस x 3/2 -1/2। बेस दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं, आप एक जगह पे लिखेंगे। एक्सपोनेंट आप पहले क्लासेस में पढ़े होंगे, तो एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा कि बेस यदि सेम हो तो हम दोनों जो ऊपर के वो हैं आपके एक्सपोनेंट हैं, इसको हम ऐसे एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं और एक जगह बेस लिख सकते हैं। तो अब आए इसको देखें, ये क्या हो जाएगा फिर, यदि 3/2 -1/2 को माइनस करेंगे तो एलसीएम 2 होगा, 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस, फिर यहाँ पे 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इक्वल टू ये 2/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 2/2 का मतलब यहाँ पे ये 1 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 प्लस एक्स पावर 1, तो x पावर 1 को केवल x भी लिख सकते हैं, तो 6 प्लस एक्स हो गया। मीन्स आपने जब इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 6 प्लस एक्स। इसमें दो टर्म है, एक 6 है, दूसरा x है। 6 जो है कि आपका कांस्टेंट है, x जो है वो आपका वेरिएबल है, और वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है कि पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स होगा। जाना पॉलिनोमियल्स में पहला जो टाइप्स का क्वेश्चंस था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे करके आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। पॉलिनोमियल्स कैसे जानेंगे वो है कि नहीं है, उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बाय कमेंट के थ्रू आप हमको बता सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरियस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मींस पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और उसके बाद जो है कि आपके जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। फिर हम आपको डिटेल में आगे वाले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।